अमेरिका को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन अब अमेरिका एक लोकतंत्र में तब्दील हो गया है क्योंकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के दरवाजों पर लॉक लगा दिया है। अब अमेरिका एक ऐसा समाज बन रहा है जिसके दरवाजे दूसरे देशों के लोगों के लिए बंद किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि अमेरिका की यह तालाबंदी उसके हित में है या इससे अमेरिका का नुकसान होगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका का यह नया अवतार दुनिया पर किस तरह का असर डालेगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों से आने वाले रेफ्यूजीज और नागरिकों को वीजा देने पर पाबंदी लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं उसके मुताबिक अगले 120 दिनों तक अमेरिका में किसी भी रेफ्यूजी को प्रवेश नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी देश का हो। सीरिया से आने वाले शरणार्थियों पर यह प्रतिबंध अनिश्चित काल के लिए लागू किया गया है। इतना ही नहीं, अगले 90 दिनों तक सीरिया, ईरान, इराक, सोमालिया, सूडान, लीबिया और यमन के किसी भी नागरिक को अमेरिका में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, चाहे उसके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड ही क्यों ना हो। यहां आपको बता दें कि जिन गैर अमेरिकी लोगों को ग्रीन कार्ड दिया जाता है वो असीमित समय तक अमेरिका में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप के इस नए आदेश के बाद से इन 7 मुस्लिम देशों से अमेरिका आने वाले लोग अमेरिका के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर फंस गए हैं। कई लोगों को अमेरिका जाने वाले विमानों में बैठने नहीं दिया जा रहा और जो लोग अमेरिका पहुंच चुके हैं उन्हें गहन जांच के बाद ही अमेरिका में प्रवेश दिया जा रहा है। वैसे इन 7 देशों के डिप्लोमेट्स पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ट्रंप के इस आदेश की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है और अमेरिका में भी कई समूह इन आदेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि रेफ्यूजीज को रोककर और 7 देशों के नागरिकों पर ट्रैवल बैन लगाकर अमेरिका आतंकवाद के खतरे को कम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की कूटनीति में आए इस सबसे बड़े बदलाव पर हमने अमेरिका में रहने वाले बहुत सारे विशेषज्ञों से आज फोन पर बात की है और इस बातचीत के दौरान एक दूसरा पहलू भी सामने आया है और वो ये है कि जिन देशों के नागरिकों पर ट्रैवल बैन लगाया गया है उन देशों की सुरक्षा एजेंसियां अमेरिका जाने वालों की ठीक से जांच नहीं कर पाती और ऐसे में कई बार संदिग्ध लोग भी अमेरिका पहुंच जाते हैं। यानी इन देशों की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सही डेटा अमेरिका को नहीं देती हैं और इसी को रोकने के लिए इन देशों को प्रतिबंधित सूची में डाला गया है। इसके अलावा अमेरिका ने शरणार्थियों को प्रवेश देने की सीमा को भी 1 लाख से घटाकर 50,000 कर दिया। यानी अब अमेरिका में हर साल सिर्फ 50,000 रेफ्यूजीज को ही शरण मिलेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन देशों के लोगों पर ट्रैवल बैन लगाया गया है उनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब शामिल नहीं है, जबकि अमेरिका में 2001 में हुए 9/11 के हमले के लिए जिम्मेदार ज्यादातर हमलावर सऊदी अरब, लेबनान और इजिप्ट से थे। मुस्लिम देशों के लोगों पर ट्रैवल बैन लगाने का विचार डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार वर्ष 2015 में आया था। उन्होंने ये विचार सैन बर्नार्डिनो में हुए आतंकवादी हमले के बाद दिया था। इस आतंकवादी हमले में 14 लोग मारे गए थे और इस हमले को सैयद रिजवान फारूक नामक हमलावर और उसकी पत्नी तशफीन मलिक ने अंजाम दिया था। सैयद का जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन उसके माता पिता पाकिस्तान से अमेरिका आए थे, जबकि उसकी पत्नी तशफीन का जन्म भी पाकिस्तान में हुआ था और उसकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई थी। जून 2016 में अमेरिका के ऑरलैंडो में भी एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में 49 लोग मारे गए थे और इस हमले को मतीन नामक आतंकवादी ने अंजाम दिया था। मतीन का जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन उसके माता पिता अफगानिस्तान से अमेरिका आए थे। जांच में पता लगा था कि मतीन भी ISIS का समर्थक था। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, लेबनान और इजिप्ट के नागरिकों पर ट्रैवल बैन नहीं लगाया। हालांकि ट्रंप प्रशासन का दावा है कि बैन किए गए देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम जोड़ने पर विचार जरूर हुआ था, लेकिन फिर ऐसा नहीं किया गया। वैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब से अमेरिका जाने वाले लोगों की अब पहले के मुकाबले ज्यादा कड़ी जांच होगी, लेकिन इन देशों पर बैन नहीं लगाकर ट्रंप ने अपने विरोधियों को मौका दे दिया है, क्योंकि जिन देशों पर बैन लगाया गया है उनके नागरिक अमेरिका में हुए किसी भी आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में यह भी कहा है कि वो शरणार्थियों को प्रवेश देते हुए ईसाइयों यानी क्रिश्चियंस को प्राथमिकता देंगे। ट्रंप ने ओबामा प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके कार्यकाल में ईसाई शरणार्थियों के लिए अमेरिका में घुसना लगभग नामुमकिन था।
हालांकि आंकड़े ट्रंप का साथ नहीं दे रहे हैं। प्यू रिसर्च नामक संस्था के मुताबिक वर्ष 2016 में अमेरिका में कुल मिलाकर 85,000 शरणार्थियों को प्रवेश दिया गया। इनमें से 46% यानी करीब 38,901 मुस्लिम थे, जबकि इसी दौरान 37,521 ईसाइयों को अमेरिका में प्रवेश मिला। पिछले 15 वर्षों में अमेरिका में 3,99,677 क्रिश्चियन शरणार्थियों को प्रवेश मिला, जबकि मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या सिर्फ 2,79,339 थी। यानी ट्रंप का यह दावा एक तरह से झूठ है कि ओबामा के कार्यकाल के दौरान अमेरिका आने वाले ईसाई शरणार्थियों के साथ भेदभाव किया गया। यहां आपको यह भी बता दें कि जब युद्धग्रस्त या हिंसा से प्रभावित किसी देश का कोई नागरिक या व्यक्ति अमेरिका से शरण मांगता है तो उसे कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये जांच अमेरिका का गृह मंत्रालय करता है, जिसमें अक्सर 2 वर्ष तक का वक्त लग सकता है। इसमें शरणार्थियों के बैकग्राउंड की जांच होती है, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, रेटिना स्कैन किए जाते हैं। इसके अलावा कई अन्य तरह की जांचों से भी उन्हें गुजरना पड़ता है और इन सभी जांचों में पास होने के बाद ही किसी को अमेरिका में शरण मिलती है। ट्रंप ने 7 देशों के नागरिकों की एंट्री को बैन करने का जो ये फैसला लिया है, उसका कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं और उसके पीछे एक वजह भी है। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार ये आरोप लगाए थे कि दूसरे देशों से आए लोग अमेरिका के लोगों की नौकरियां खा रहे हैं और उनके हिस्से के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अप्रैल 2015 में फोर्ब्स की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 40% अमेरिकी लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। इन लोगों के पास एसोसिएट डिग्रीज हैं, जो एक तरह से शॉर्ट टर्म कोर्स की डिग्री होती है। 22% अमेरिकन ने कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद पढ़ाई पूरी नहीं की। अमेरिका के गरीब परिवारों में वर्ष 1980 के बाद पैदा हुए बच्चों में से सिर्फ 10% के पास ही 4 वर्ष के कोर्स की डिग्री है। हालांकि इन आंकड़ों का यह मतलब नहीं है कि अमेरिका के युवा पढ़ना नहीं चाहते। एक सर्वे में यह भी पता चला कि 84% अमेरिकी युवा उच्च शिक्षा के महत्व को समझते हैं, लेकिन इनमें से 60% ये भी मानते हैं कि जितना पैसा वो हायर एजुकेशन में कॉलेज की पढ़ाई पर खर्च करते हैं, उतना पैसा वो बाद में वसूल नहीं कर पाते। अमेरिका के 54% युवाओं ने यह माना कि वो कॉलेज का खर्च उठा ही नहीं सकते, जबकि 20% युवा करियर का चुनाव नहीं कर पाने की वजह से कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते। अमेरिका के माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक वर्ष 2000 से वर्ष 2014 के बीच, यानी इन 14 सालों में अमेरिका में रहने वाले 25 वर्ष तक की उम्र के करीब 1,50,00,000 प्रवासियों ने ग्रेजुएशन या उससे ऊपर के स्तर की शिक्षा हासिल की है। वर्ष 2000 से वर्ष 2014 के बीच अमेरिकी युवाओं में से 39% ने ग्रेजुएशन या उससे ऊपर के स्तर की शिक्षा हासिल की, जबकि प्रवासियों में 78% यानी 78% युवाओं ने ये डिग्रियां हासिल की हैं। वर्ष 2014 में अमेरिका के कुल वर्कर्स में से 16% प्रवासी थे। इनमें कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े कामों में 32% प्रवासी लोग हैं और हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में से 30% प्रवासी हैं। अमेरिका के कुल डॉक्टरों में से 30% लोग अमेरिका के बाहर से आए हैं। वैसे कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिकियों और प्रवासियों में बेरोजगारी की दर लगभग एक जैसी है, लगभग बराबर है। लेकिन ट्रंप को ऐसा लगता है कि विदेश से आने वाले प्रवासी और रेफ्यूजीज अमेरिकी लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं और उनके देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। रेफ्यूजीज और इन 7 मुस्लिम देशों पर अमेरिका द्वारा लगाया गया बैन वर्ष 2017 का अब तक का सबसे बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम है, जिसके एक पहलू के बारे में आज आपको पता होना चाहिए। So this is a 5-year lobbying ban.
We are people, we are not the government. We are not doing nothing. जिस देश को लोग सपनों का देश कहते हैं, वो अमेरिका अब अपने दरवाजे बंद कर रहा है। ट्रंप अमेरिकी मूल्यों और अमेरिका के बीच जो अलगाव की दीवार बना रहे हैं, उसे विरोध प्रदर्शन के मजबूत झटके भी झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन ट्रंप अपने इरादे और चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों पर अड़े हुए हैं। ट्रंप का तर्क है कि वो ऐसा करके अमेरिका को ज्यादा सुरक्षित बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप का विरोध करने वालों का कहना है कि ये ऐसा ही है जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। Secondly, I'm establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here. ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके शरणार्थियों के साथ साथ सीरिया, ईरान, इराक, सोमालिया, लीबिया, सूडान और यमन के नागरिकों को अमेरिका आने से रोक दिया है और वो इसे अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। It's not a Muslim ban, but we're totally prepared. It's working out very nicely. You see it at the airports, you see it all over. It's working out very nicely, and we're going to have a very, very strict ban, and we're going to have extreme vetting, which we should have had in this country for many years. लेकिन ट्रंप द्वारा किया गया ये फैसला सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि जिन देशों के लोगों पर ट्रैवल बैन लगाया गया है, उनमें से किसी भी देश के नागरिक ने वर्ष 1975 से लेकर 2015 तक अमेरिका की सरजमी पर किसी अमेरिकन की हत्या नहीं की है। अमेरिका के पॉलिसी मेकर इंस्टीट्यूट कैटो की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1975 से वर्ष 2015 तक सीरिया, ईरान, सोमालिया, लीबिया, इराक, सूडान और यमन के किसी नागरिक ने अमेरिका की जमीन पर किसी अमेरिकी को नहीं मारा है, जबकि इसी दौरान सऊदी अरब के नागरिकों ने अमेरिका के 2369 नागरिक अमेरिका की ही जमीन पर मारे। इजिप्ट के नागरिकों ने 160 अमेरिकी और यूएई के नागरिकों ने 314 अमेरिकियों की हत्या की है। इनमें से ज्यादातर अमेरिकी 9/11 के हमलों के दौरान मारे गए। वैसे संयोग ये भी है कि जिन देशों पर बैन लगाया गया है, उन देशों में ट्रंप की कंपनी का कोई कारोबार या इमारत नहीं है। ट्रंप द्वारा जारी किए गए आदेशों ने अमेरिका पर दुनिया के भरोसे को हिला दिया है। अमेरिका को सपनों का देश मानकर यहाँ आने वाले लोगों को अब अपने सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। We are people, we are not the government. We are not doing nothing. If the government do something wrong with this government, we are not responsible. I'm American and Iranian. What they can do? Why I have to be punished for somebody else's problem? I don't know what to do because I sold my house. I quit my job. My wife quit her job and kids left school. कैटो इंस्टीट्यूट के मुताबिक किसी विदेशी द्वारा किसी अमेरिकी के मारे जाने की आशंका 30,60,000 में से एक है, जबकि किसी रिफ्यूजी द्वारा किसी अमेरिकी के मारे जाने की आशंका 364 करोड़ में से एक है। लेकिन ट्रंप और उनकी टीम ने ठान लिया है कि वो अपनी नीतियों को आगे बढ़ाकर ही रहेंगे। यही वजह है कि अगर सड़कों पर ट्रंप का विरोध हो रहा है तो कई लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। These people are stupid and ignorant. They forgot what happened back on September 11, 2001. It was an attack on our democracy. This should never be permitted. वैसे अब ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का एक वीडियो भी जारी किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बिल क्लिंटन प्रवासियों को लेकर उसी तरह की भाषा में बात कर रहे हैं जिस भाषा में बात करने पर ट्रंप का विरोध हो रहा है। All Americans, not only in the states most heavily affected, but in every place in this country, are rightly disturbed by the large numbers of illegal aliens entering our country. The jobs they hold might otherwise be held by citizens or legal immigrants. The public service they use impose burdens on our taxpayers. It is wrong and ultimately self-defeating for a nation of immigrants to permit the kind of abuse of our immigration laws we have seen in recent years, and we must do more to stop it. फिलहाल अमेरिका एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। आधुनिक दौर में अमेरिका दुनिया भर की संस्कृतियों का केंद्र रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि अमेरिकी समाज इन बदलावों के साथ जीने की आदत डालता है
या फिर अपने मुखर विरोध से ट्रंप को नीतियां बदलने पर मजबूर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। ट्रंप के इस फैसले का विरोध अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां और सीईओज भी कर रहे हैं। अमेरिका के एक बड़ी कॉफी शॉप चेन स्टारबक्स ने कहा है कि वो अगले 5 वर्षों में 10,000 रेफ्यूजीज को भर्ती करेगी। अमेरिका की एक और वित्तीय संस्था गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि ट्रंप की नीतियां ऐसी नहीं हैं जिनका समर्थन किया जाए। जबकि गूगल ने शरणार्थी संकट से निपटने के लिए $2 मिलियन का फंड बनाने का ऐलान किया है और यह भी कहा है कि उसके कर्मचारी भी $2 मिलियन डोनेशन के रूप में जमा करेंगे। इसी तरह एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा है कि उनकी कंपनी ट्रंप की नीतियों का समर्थन नहीं करती। एप्पल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अगर प्रवासी ना होते तो एप्पल जैसी कंपनी का अस्तित्व भी ना होता। इंटरनेट पर मनोरंजन की सुविधा देने वाली कंपनी नेटफ्लिक्स ने इसे अन अमेरिकन एक्शन कहा है, यानी एक ऐसा कदम जिसे अमेरिकी नहीं माना जा सकता। दुनिया भर के विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की नीतियों का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, लेकिन दुनिया के परमाणु वैज्ञानिक ट्रंप को विनाश की वजह अभी से मानने लगे हैं। दुनिया भर के परमाणु वैज्ञानिकों ने विनाश की घड़ी, जिसे आप डूम्सडे क्लॉक भी कहते हैं, उन्होंने डूम्सडे क्लॉक को आधी रात से सिर्फ 2.5 मिनट पीछे सेट कर दिया है। वैज्ञानिकों की भाषा में जब इस घड़ी में रात के 12 बजेंगे तब दुनिया का विनाश हो जाएगा और वैज्ञानिकों के मुताबिक अब इसमें सिर्फ 2.5 मिनट का वक्त बचा है, जबकि पिछले वर्ष ये घड़ी विनाश के समय से 3 मिनट पीछे थी। अमेरिका के शिकागो में स्थित एक संस्था हर साल इस घड़ी के वक्त में बदलाव करती है। इस संस्था का नाम है बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स और यह संस्था दुनिया भर में हो रहे घटनाक्रम को आधार बनाकर घड़ी की सुइयों को आगे या पीछे करती है। पिछले 64 वर्ष में इस घड़ी की सुइयां विनाश वाले वक्त के सबसे ज्यादा करीब इस समय है। डूम्सडे क्लॉक की शुरुआत 1953 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रहे शीत युद्ध के दौरान हुई थी। उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया था, लेकिन अब एक बार फिर दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स का मानना है कि ट्रंप के आने से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ट्रंप कई बार ये साफ कर चुके हैं कि नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए जापान और साउथ कोरिया को परमाणु संपन्न बनाना होगा। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव भी परमाणु युद्ध की वजह बन सकता है। कुल मिलाकर दुनिया एक अनिश्चितता से भरे माहौल में प्रवेश कर रही है, जहां युद्ध की मार झेल रहे लोगों के पास सिर छुपाने की जगह नहीं है और दुनिया के तमाम देश अपना सिर ऊंचा करने के लिए दूसरों को बर्बाद करने की धमकियां देने से चूक नहीं रहे हैं।